2024 की चारधाम यात्रा का आंकड़ा ऑलरेडी 14 लाख यात्री क्रॉस कर चुका है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मतलब मार्क है, एक बेंचमार्क है और मैं नहीं समझता कभी भी यात्रा के शुरुआती दिनों में इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए थे। और जिस प्रकार से मतलब कोविड के बाद और उससे पहले भी लगातार यात्रा निरंतर बढ़ रही है, हमारी निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए ये हमारी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन ये हम इसे सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं, अपनी ड्यूटी के रूप में देखते हैं और हमने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। शुरुआती दौर में यात्रा को व्यवस्थित करने में कुछ दिक्कतें आती हैं क्योंकि कई जगह उस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू नहीं होती हैं और क्योंकि इस बार अधिक संख्या में यात्री भी आ गए थे, पर जो अब हमने उसको नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई है, हरिद्वार में और देहरादून में हमने जो अनरजिस्टर्ड यात्री आ रहे हैं उनको रोकने की और उनका रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की है और ऋषिकेश में और विकासनगर में हमने जो रजिस्टर्ड यात्री भी आ रहे हैं, अगर ऊपर चारों धाम में और रास्ते में यात्रा रूट पे अगर भीड़ का दबाव अधिक है तो वहाँ भी उनको रोकने की और फिर रास्ते में अलग अलग जगह पे उनको होल्ड करने की भी व्यवस्था की गई है। अब चूंकि ये इतना भीड़ बढ़ गई है और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था जो चारों धाम है उसमें एक सीमित संख्या है, तो उसको देखते हुए ये व्यवस्था बहुत आवश्यक हो गई है। मेरा बस सभी यात्रियों से यही आग्रह रहेगा कि एक तो जो भी यात्री आगे भी चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, कृपा करके अपना पंजीकरण अवश्य करा के आए, अदरवाइज़ उन्हें हो सकता है यहाँ आकर थोड़ा विलम्ब और असुविधा हो। और जो लोग पंजीकरण करा के आ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि यात्रा मार्ग पर जो जगह जगह पुलिस ने या प्रशासन ने उनको रोकने की, पार्किंग की व्यवस्था की है, उसी के अनुरूप अपनी यात्रा संपन्न करें, क्योंकि जब इतनी भारी संख्या में यात्री आएंगे तो थोड़ा बहुत सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एडजस्ट करके यात्रा अपनी करनी पड़ेगी और उसमें हो सकता है थोड़ा समय अधिक लगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में 2024 में आने वाला हर चारधाम यात्री अपनी यात्रा की मधुर स्मृतियां लेके जाए और सुरक्षित आए और सुरक्षित लौटे। लोकसभा चुनाव लगभग खत्म हो गया, ये पूरा जो सफर रहा, पूरी जर्नी, पूरी लड़ाई, पूरी फाइट, पूरी कैंपेनिंग कैसी रही? शानदार रही। आपने देखा किस तरह से जनता का जन सैलाब जो है उमड़ कर पड़ा है महागठबंधन की रैलियों में। आज भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं का जो हुजूम यहाँ पर उभरा है वो इस बात को बयां करता है कि इस बार जीत इंडिया महागठबंधन की होगी। हमारे यहाँ दुमका के प्रत्याशी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय नलिन सोरेन जी, जो कि 35 साल से जिनको जनता विधायक बना रही है, उन्होंने कितना काम किया होगा कि जनता का विश्वास उन पर बना हुआ है और अब वो लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, ये सबको विश्वास है, सब लोग उमड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहुत बड़ा एक बदलाव होने वाला है। दुमका के अलावा पूरे इंडिया में बात करें तो जी, एक्सपेक्ट कर रही है इंडिया ब्लॉक? इंडिया ब्लॉक तो बहुत शानदार एक्सपेक्ट कर रही है। हम झारखंड की अगर बात करें तो इस बार हम लोग झारखंड में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं, ये आप लोग भी बोल रहे हैं, पत्रकार भी जानते हैं और इस बार एक ऐसा रिजल्ट होगा कि हमेशा लोग उसको याद रखेंगे। मन में कोई नंबर चल रहा है कितने सीट आने की? देखिए, नंबर का आंकड़ा तो नहीं बोलना उचित है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि 14 में से 14 सीटें ही आए। हाँ, और यहाँ पर आपने देखा कि कल्पना सोरेन जी भी कितना मतलब उनकी भी लोकप्रियता बढ़ी है, उन्होंने जिस तरह से संभाला है। हमारे पार्टी के माननीय चंपई सोरेन जी जिस तरह से हेमंत जी के काम को संभाल रहे हैं, लेकिन ये जो एक षड्यंत्र के तहत हमारे युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जनता से दूर करने की साजिश भाजपा ने रची थी, वो कामयाब नहीं होगी, बल्कि उल्टा ही पड़ेगा उनका चाल, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये इस तरह षड्यंत्र की राजनीति न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में चल रहा है। महाराष्ट्र में देखा आपने कि किस तरह से एनसीपी के शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी को किया गया, हर जगह चल रहा है यहाँ भी। और ये है जो हम यात्रा में हमारा ऑनलाइन के अतिरिक्त जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, जब शुरुआत के दिनों में हमारे चारों धामों में भीड़ ज़्यादा हुई तो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुगमता के दृष्टिगत उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था और यह स्थगन 31 मई तक का था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की गई और उनकी शीर्ष प्राथमिकता बस केवल यही थी कि जो भी यात्री आए उनको दर्शन का लाभ मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और उन्होंने फिर ये निर्देश दिए थे कि 31 को
एक बार इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू कर लिया जाए और उसके बाद प्रशासन अपने स्तर से निर्णय ले ले कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 4 धाम यात्रा में कल की तारीख तक हमारी 14,33,000 के आसपास यात्रियों ने दर्शन का लाभ प्राप्त किया है, जो गत वर्ष की तुलना में जस्ट डबल है। पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड रहा, गंगोत्री यमुनोत्री में लगभग 10,000 के आसपास, केदारनाथ जी में कल 18,000 था और बद्रीनाथ जी में लगभग 20,000 के आसपास, 20 से 21,000 के आसपास तीर्थयात्री आए थे। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा सस्पेंड था, इसको कल से हम फिर शुरू करेंगे और 1,500 का स्लॉट हम देंगे हरिद्वार के लिए और 1,500 का ऋषिकेश के लिए देंगे। सिचुएशन को जैसा कहा जाता है कि प्रशासन हर घंटे अपने निर्णय को बदल भी सकता है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं। कल हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इससे तीर्थयात्रियों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। इधर जब हमारा सस्पेंशन था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उस दौरान जो हमारे बैकलॉग थे उसको हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में निकाला है। ऋषिकेश से करीब 15,000 यात्रियों का बैकलॉग हमने निकाला इस दौरान और हरिद्वार से भी लगभग 10 से 12,000 के आसपास जो बैकलॉग था उसको पूरा कर दिया है। तो अब बैकलॉग का कोई इशू नहीं है, अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन के हिसाब से काम होगा। यहाँ पर मैंने और आईजी साहब ने निरीक्षण कर लिया है, डीएम एसएसपी भी यहाँ पर है, सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है ताकि यात्रियों को ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। प्रातःकाल 7 बजे से रजिस्ट्रेशन दोनों जगहों पर प्रारंभ होगा। मेडिकल की भी फैसिलिटी यहाँ रखी गई है ताकि जो आ रहे यात्री उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी होती रहे। ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, इसकी सारी व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसी हमारी जी, आज अगर वर्तमान में जो अधिकतम तापमान प्राप्त हुए हैं हमें, उसमें सबसे अधिकतम तापमान गंगानगर में 47.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सबसे अधिकतम है राजस्थान में, दर्ज हुआ है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अलवर, वनस्थली एवं पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर भी कहीं कहीं उष्मलहर दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया है। आगामी दिनों में जैसा कि हीट वेव के अंदर जो है राहत मिलेगी एवं 48 घंटों के अंदर अधिकतम तापमान में पुनः 2 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ उष्मलहर से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं वहां पर कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है 2 और 3 तारीख को एवं इसके पश्चात। नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा।
सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। इसीलिए अच्छा है। और जो आपके साथ एक फ्रेंड आया तुम हमें बोलो, जो पहले चेकअप के लिए आया था, आपके में से एक ही जड़ लेता है, आपके ग्रुप में थे और उसी को बीमारी बना है, इसलिए उनको छुड़वाओ और बाकी को भी छुड़वाओ। ओमकार आजा, ओमकार वो प्रेरित करिए तंबाकू न खाने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे अभी एक हैमरिंग जाती है, अपेक्षा नहीं है। सरकार बंद कर रही है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। घर में आने का बंद किया है एक चीज का तो, लेकिन फिर भी आ रहा है। लोकल सपोर्ट बहुत है, लोकल सपोर्ट बहुत है। गवर्नमेंट को टोटली हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज। ये अपना भी दायित्व बनता है कि हम अपने आप से बंद करें। सबसे बड़ी बात वो है, विल है 1978 में जब नसबंदी की तो गवर्नमेंट तंबाकू मुक्त भारत, तंबाकू मुक्त देश करना है। से नो टू टोबैको। तंबाकू छूटेगा तो बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी तुमसे दूर रहेगी। तंबाकू को हाँ कहेंगे, जिंदगी को हाँ कहेंगे। हम सबकी बस यही पुकार, तंबाकू को करें इनकार। एकदा काय तुम्ही ताकद फोडणे की समजून पूर्ण दिल्ली में इस समय सीवियर हीट वेव है। इस सीवियर हीट वेव के दौरान दिल्ली में पानी की भी कमी है। दिल्ली वाले परेशान हैं और ऐसे समय पर जब दिल्ली वाले परेशान हैं तो भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने
आज अपने कई वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दिल्ली सरकार के सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि जब ऐसा आपातकाल का समय है, जब सीवियर हीट वेव है, जब 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है, जब दिल्ली के लोग परेशान हैं, तो क्या ये गंदी राजनीति करने का समय है? क्या इस समय पे हम लोगों को साथ नहीं आना चाहिए? दिल्ली के बगल में हरियाणा है, दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करूंगी कि ये समय साथ आने का है। ये समय आपके द्वारा शासित हरियाणा सरकार, आपके द्वारा शासित उत्तर प्रदेश सरकार को अपील करने का है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा सरकार को कहेगी तो हरियाणा जरूर कुछ पानी दिल्ली को देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को कहेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर कुछ पानी दिल्ली को देगी। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही अपील करूंगी कि दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली वाले आपातकाल की स्थिति में हैं, दिल्ली वाले हीट वेव से जूझ रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली वालों का साथ देना चाहते हैं, आप अगर मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि दिल्ली वालों की जिंदगी में कुछ सुधार हो, तो आप अपनी हरियाणा सरकार को, आप अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को कहें कि मात्र 1 महीने के लिए, जब तक ये हीट वेव चलने वाली है, जब तक दिल्ली में मॉनसून नहीं आ जाता, तो दिल्ली को कुछ एक्स्ट्रा पानी जरूर है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। देश भर से लोग काम की तलाश में, बेहतर सुविधाओं के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की इस राजधानी में अगर लोग परेशान हैं, तो हम इस समय गंदी क्या कहेंगे आप? विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा। जैसे ही मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी, वैसे ही पूरी की पूरी पार्टी के लीडरशिप और रिसोर्सेज को मेरे खिलाफ उतारा गया। हर दिन मेरी विक्टिम शेमिंग कराई गई, चरित्र हरण किया गया, बार बार किया गया, और यहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी खुद विभव कुमार के साथ कभी लखनऊ में, कभी अमृतसर गए। जैसे ही विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी और पूरी पार्टी की लीडरशिप ने सड़कों पे उतर के उसके अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एक ऐसा पेंट करने की कोशिश की गई कि वो तो हीरो है और मैं विलन हूं। आज इस पूरी लड़ाई में मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि मैंने विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है। ये लड़ाई मैं अकेले लड़ रही हूं, लेकिन अंत तक लड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बोला है वो पूरा का पूरा सच है। इस लड़ाई में मेरी आशा सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से ही है, न्याय के लिए। प्रकरण में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रवैया देखा आपने, क्या कहेंगे? क्योंकि आप हमेशा से उनको आदर्श मानती थी, उनकी फॉलो करती थी, अब क्या कहेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल जी के बर्ताव से बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार ट्रॉमा में है, क्योंकि मैं 2006 से काम कर रही हूँ। मैं तब से काम कर रही हूँ जब कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं थी, तब 2 राज्यों में सरकारें नहीं थी। मैं तब से शिद्दत से, निस्वार्थ तरीके से, बहुत मेहनत से और ईमानदारी से काम करती आई हूँ। पर सच तो ये है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में जब बुरी तरीके से लात, घूसों और थप्पड़ों से मारा पीटा जा रहा था, तब वो नहीं आए मुझे बचाने के लिए। कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए, और एक आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल कर दिया गया जिसमें मुझे दोषी करार कर दिया गया। आज तक उन्होंने ना तो मुझे कोई फोन किया, ना वो मुझसे मिलने आए, और कहीं भी उन्होंने मेरा सहयोग नहीं करा। पूरी की पूरी पार्टी और वो विभव कुमार के इस वक्त साथ खड़े हैं। तो ऐसे में मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कि हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, उन्होंने मेरे मुद्दे पे मेरा साथ देना, मेरे लिए कुछ स्टैंड लेना, मेरे लिए कोई बात करना जरूरी नहीं समझा। पर उन्होंने 2 कहानियां हैं, वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर। निष्पक्ष जांच कैसे होती है? निष्पक्ष जांच तब होती है जब आप सीधे सीधे आरोपी को की मदद ना करें। आज पूरी की पूरी पार्टी की लीडरशिप और सारे रिसोर्सेज
उस आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। आज मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूं, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? आप जो महिला जिसने कंप्लेंट करी, जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जो कि आप ही के ड्राइंग रूम में मारा पीटा गया, उसको आप पूरी तरीके से अकेला कर देते हो। विभव कुमार के साथ पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप और खुद आप खड़े होते हो, फिर